पिक्ट्स उत्तरी अमेरिकी मूल निवासियों की तरह हैं। अमेरिका में किसी टोटम पोल पर कोई नक्काशी होती है और उसकी कहानी पीढ़ियों दर पीढ़ियों आगे बढ़ती रहती है। प्राचीन स्कॉटलैंड के रहस्यमय योद्धा स्कॉटिश पिक्ट्स लंबे समय से किंवदंतियों में लिपटी एक पहेली बने हुए हैं, जो पत्थर की नक्काशी में छिपी है और पुरानी कहानियों में फुसफुसाई जाती है। उनकी सच्ची कहानी इतिहासकारों के लिए रहस्य बनी रही। अब तक वैज्ञानिकों ने उनके डीएनए का अनुक्रमण किया है और इसके परिणाम न केवल इतिहास को फिर से लिखते हैं, बल्कि उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। पिक्ट्स विलुप्त नहीं हुए थे, वे लुप्त नहीं हुए। तो आखिर वे कौन थे? स्कॉटलैंड का प्राचीन रहस्य। जब लोग प्राचीन स्कॉटलैंड की बात करते हैं, तो पिक्ट्स का नाम हमेशा प्रमुखता से सामने आता है। वे आदिम सभ्यता के लोग थे जो स्कॉटलैंड के अस्तित्व में आने से बहुत पहले रहते थे। इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने देश के उत्तर और पूर्व में अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित किए थे। वे देश के जंगली और ठंडे इलाकों में रहते थे, जहां पहाड़ियां नुकीली और तट रेखा ऊबड़ खाबड़ है। आज भी उस क्षेत्र के कई स्थानों के नाम उनके मूल स्वरूप से मिलते हैं। पिक्ट्स के बारे में दुनिया को पहली बार रोमनों के माध्यम से पता चला। रोमनों ने उनके बारे में लिखा और पिक्टी शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है रंगे हुए लोग। उन्होंने यह नाम इसलिए चुना क्योंकि उनका दावा था कि पिक्ट्स अपने शरीर को रंग या चिन्हों से ढकते थे। हम ठीक से नहीं जानते कि यह कितना सच था, लेकिन इससे पता चलता है कि वे बाहरी लोगों से कितने अलग दिखते थे। रोमनों के लिए पिक्ट्स न केवल विचित्र थे, बल्कि एक गंभीर समस्या भी थे। दरअसल पिक्ट्स अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे। रोमन ब्रिटेन आए और उन्होंने काफी जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन वे पिक्ट्स को हरा नहीं सके। पिक्ट्स को जमीन की बेहतर जानकारी थी। वे तेजी से आगे बढ़ते थे और ऐसे तरीकों से लड़ते थे जिससे उनके दुश्मन हैरान रह जाते थे। कुछ रोमन लेखकों ने तो दूसरों को यह चेतावनी भी दी थी कि उनका सामना करना कितना कठिन था। रोमनों ने अपनी सुरक्षा के लिए दीवारें बनवाईं, जिनमें प्रसिद्ध हेड्रियन की दीवार भी शामिल है। फिर भी पिक्ट्स लगातार उनका मुकाबला करते रहे। इस निरंतर प्रतिरोध ने उन्हें ऐसे निडर योद्धाओं के रूप में स्थापित करने में मदद की, जिन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन पिक्ट्स सिर्फ योद्धा ही नहीं थे। उनकी शैली कौशल और गहन चिंतन का संगम थी। इसका सबसे अच्छा प्रमाण पिक्टिश प्रतीक पत्थर हैं। ये पत्थर खेतों और पहाड़ियों पर खड़े हैं, जिन पर आकृतियां, जानवर और चिन्ह खुदे हुए हैं। यह मूल पत्थर है। हम इसे सूअर का पत्थर कहते हैं। तो यहाँ एक जंगली सूअर है, यहाँ एक शेर है। कुछ प्रतीक वास्तविक, रोजमर्रा की चीजों की तरह दिखते हैं, जबकि अन्य पूरी तरह से अपरिचित लगते हैं। इन प्रतीकों का अर्थ आज तक पूरी तरह से कोई नहीं समझ पाया है। हालांकि सबसे अजीब बात यह है कि पिक्ट्स ने लगभग कोई लिखित इतिहास नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी कहानी नहीं लिखी, इसलिए बाद के लोगों ने अनुमानों और मिथकों से इस चुप्पी को भर दिया। लेकिन ये मिथक आखिर थे क्या? डीएनए से पहले, विज्ञान के आने से पहले, लोग 1000 साल से भी अधिक समय तक यह अनुमान लगाते रहे कि पिक्ट्स कहां से आए थे। चूंकि पिक्ट्स ने कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ा था, इसलिए बाद के लेखकों को कहानियों, पुरानी यादों और अपनी कल्पना पर निर्भर रहना पड़ा। इससे अनेक विचित्र विचारों के द्वार खुल गए। इनमें से कुछ विचार अतीत को समझने के वास्तविक प्रयासों से उत्पन्न हुए। अन्य भय, भ्रम या खालीपन को किसी रोमांचक चीज से भरने की आवश्यकता से उपजे। प्रारंभिक काल के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक बेडे थे, जो मध्य युग के आरंभिक काल के एक भिक्षु थे। वे पिक्त लोगों की भूमि से बहुत दूर रहते थे, लेकिन वे यह समझाना चाहते थे कि ये लोग कौन थे। अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि पिक्त लोग उस स्थान से आए थे
जिसे उन्होंने सिथिया कहा था। यह सुदूर उत्तर पूर्व का एक विस्तृत क्षेत्र था जो काला सागर के आसपास कहीं स्थित था। बेड़े के लिए यह बात तर्कसंगत थी, क्योंकि इससे पिक्ट्स एक दूरस्थ भूमि में बसे हुए प्रतीत होते थे जो ठंडी और कठोर थी, ठीक उसी तरह जैसे स्कॉटलैंड का वह हिस्सा जहां वे बाद में बसे थे। पिक्ट्स उत्तरी और पश्चिमी स्कॉटलैंड में रहने वाले अद्भुत जनसमूह थे। उनकी कहानी के अनुसार पिक्ट्स ने ब्रिटेन के चारों ओर नौकायन किया, आयरलैंड में बसने की कोशिश की, और जब आयरिश लोगों ने उन्हें जमीन नहीं दी तो वे स्कॉटलैंड चले गए। हालांकि हम जानते हैं कि यह तथ्यों पर आधारित नहीं है, फिर भी बेड़े के इस संस्करण को सैकड़ों वर्षों तक दोहराया गया, क्योंकि इसके स्थान पर कोई और मजबूत कहानी उपलब्ध नहीं थी। लेकिन अन्य लेखकों ने अलग अलग विचारों को आजमाया। कुछ लोगों का मानना था कि पिक्ट्स थ्रेस से आए थे, जो प्राचीन ग्रीस की सीमा के पास का एक क्षेत्र था। इस विचार से पिक्ट्स प्राचीन यूरोपीय लोगों की एक भूली हुई शाखा की तरह प्रतीत होते थे। एक अन्य सिद्धांत हाइपरबोरिया की ओर इशारा करता था, जो उत्तर में स्थित एक पौराणिक भूमि थी, जिसके बारे में यूनानियों का मानना था कि वह विचित्र और सुखी प्राणियों का घर थी। कुछ मध्ययुगीन लेखकों ने तो पिक्ट्स को उत्तरी द्वीपों पर बसाया हुआ बताया, ऐसी जगहें जहां सूरज मुश्किल से ही डूबता था और जहां अजीबोगरीब रीति रिवाज प्रचलित थे। हालांकि इन सिद्धांतों का कोई प्रमाण नहीं था, फिर भी लोग इन्हें पसंद करते थे, क्योंकि इनसे पिक्ट्स जंगली, दूरस्थ और लगभग अलौकिक प्रतीत होते थे। ये कहानियां इतने लंबे समय तक इसलिए कायम रहीं क्योंकि इन्हें खारिज करने के लिए किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। पिक्ट्स द्वारा लिखित अभिलेखों के अभाव में इन कहानियों की तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं था। ठोस तथ्यों की कमी ने एक खुले मैदान की तरह काम किया। कोई भी वहां अपना विचार बो सकता था और वह सदियों तक पनप सकता था। सिद्धांतों के लंबे समय तक टिके रहने का एक और कारण अज्ञात का आकर्षण था। मध्ययुगीन लेखकों को वास्तविक लोगों को दूर दराज के स्थानों से जोड़ना पसंद था। इससे दुनिया बड़ी और अधिक जादुई लगने लगती थी। समय बीतने के साथ साथ पुरातत्वविदों ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने प्राचीन घरों, औजारों और कब्रों की खुदाई की। उन्होंने पिक्टिश कलाकृतियों और प्रतीक पत्थरों का अध्ययन किया। उन्होंने इन वस्तुओं की तुलना अन्य प्राचीन संस्कृतियों की वस्तुओं से की। फिर भी वे किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। उन्हें जो भी मिला उससे स्पष्ट रूप से स्किथिया, थ्रेस, हाइपरबोरिया या किसी अन्य दूरस्थ स्थान का संकेत नहीं मिला। पिक्ट्स देखने में स्थानीय लगते थे, लेकिन उनके पूर्वजों की जड़ें छिपी रहीं। इसलिए कई सदियों तक लोग सिर्फ अनुमान ही लगा पाते रहे। हर अनुमान ने इस पूरे मामले को और भी रहस्यमय बना दिया, और इसी लंबे समय तक चले भ्रम के कारण पिक्ट्स की कहानी प्रारंभिक यूरोपीय इतिहास में सबसे अधिक चर्चित उत्पत्ति में से एक बन गई। पहले पिक्ट की खोज। लंबे समय तक किसी ने नहीं सोचा था कि प्रारंभिक स्कॉटलैंड में रहने वाले लोगों से डीएनए प्राप्त करना कभी संभव होगा। देश के कई हिस्सों में मिट्टी में अनिटे अम्लता का स्तर बहुत अधिक होता है, जिससे समय के साथ हड्डियां गलने लगती हैं। हड्डियों के टूटने पर उनमें मौजूद डीएनए भी नष्ट हो जाता है। इसी वजह से स्कॉटलैंड प्राचीन डीएनए अनुसंधान के लिए सबसे कठिन स्थानों में से एक बन गया है। वैज्ञानिकों ने अक्सर पुरानी कब्रें खोलीं, लेकिन पाया कि कंकाल इतने क्षतिग्रस्त थे कि उनका अध्ययन करना संभव नहीं था। इसलिए जब शोधकर्ताओं ने नई विधियों से दोबारा प्रयास करने का फैसला किया, तो वे जानते थे कि यह एक जोखिम भरा प्रोजेक्ट है। फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि पिक्टिश डीएनए को समझने से उन सवालों के जवाब मिल सकते थे जो 1000 साल से भी अधिक समय से अनुत्तरित थे। जैसा कि मैंने कहा,
अब हम पिक्टिश डीएनए का अध्ययन कर रहे हैं। इस कार्य के लिए 2 स्थल बहुत महत्वपूर्ण हो गए। इनमें से एक था फिफ में स्थित लुंडन लिंक्स, दूसरा स्थान ईस्टर रॉस में बेलिंटोर था। दोनों स्थानों पर पहली सहस्राब्दी के पहले आधे भाग के लोगों की प्राचीन कब्रें थीं। इन स्थलों में कुछ ऐसी विशेषता थी जिसने वैज्ञानिकों को सफलता की थोड़ी सी संभावना प्रदान की। इनमें से कई कब्रें लंबी सिस्ट वाली कब्रें थीं। लंबी सिस्ट एक ऐसी कब्र होती है जो शरीर के चारों ओर रखी पत्थर की पट्टियों से बनी होती है। शरीर को आम तौर पर सीधा लिटाया जाता है और उसके चारों ओर आयताकार आकार के पत्थर रखे जाते हैं। ये पत्थर की दीवारें साधारण मिट्टी की तुलना में हड्डियों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये क्षय को पूरी तरह से तो नहीं रोक सकती, लेकिन इसकी गति को धीमा कर सकती हैं। इसी कारण कुछ हड्डियां अपेक्षा से बेहतर स्थिति में सुरक्षित रह पाईं। इन कब्रों के अंदर वैज्ञानिकों को खोपड़ी के टुकड़े मिले जिनमें अभी भी पेट्रस हड्डी मौजूद थी, जो खोपड़ी का एक बहुत घना हिस्सा होता है और भीतरी कान के पास स्थित होता है। पेट्रस हड्डी प्राचीन डीएनए अनुसंधान में प्रसिद्ध है क्योंकि यह शरीर की किसी भी अन्य हड्डी की तुलना में आनुवंशिक सामग्री को बेहतर ढंग से संरक्षित करती है। यहां तक कि जब कंकाल का बाकी हिस्सा टूट जाता है, तब भी यह छोटा सा टुकड़ा अध्ययन के लिए पर्याप्त डीएनए सुरक्षित रख सकता है। जब टीम को दोनों स्थलों पर जीवाश्म हड्डियां मिलीं, तो उन्हें लगा कि अब उनके पास एक ठोस मौका है। शोध दल में लिवरपूल, जॉन मूर्स विश्वविद्यालय और एबरडीन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक शामिल थे। प्रमुख लेखिका डॉक्टर एडेलिन मॉरिस थीं, जिन्होंने प्राचीन डीएनए परियोजनाओं पर वर्षों तक काम किया था। उनकी टीम ने निष्कर्षण और अनुक्रमण के लिए कुछ नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया। एक स्वच्छ प्रयोगशाला में उन्होंने डीएनए के छिपे होने वाले छोटे से छिद्र तक पहुंचने के लिए पेट्रस हड्डी में छेद किया। उसके बाद उन्होंने पाउडर को साफ किया, उसे विशेष घोल से धोया और धीरे धीरे आनुवंशिक सामग्री के छोटे छोटे रेशे निकाले। यह बेहद नाजुक काम था क्योंकि एक छोटी सी गलती भी सब कुछ बर्बाद कर सकती थी। लेकिन कई चरणों के बाद टीम को आखिरकार प्रयोग करने योग्य डीएनए मिल गया। यह अध्ययन पिक्टिश लोगों से उच्च कवरेज जीनोम प्राप्त करने वाला पहला अध्ययन बन गया। इसका मतलब है कि डीएनए इतना पूर्ण था कि उनकी आनुवंशिक पृष्ठभूमि की स्पष्ट तस्वीर मिल सके। दोनों स्थलों से लिए गए 8 व्यक्तियों में से 2 ने पूर्ण जीनोम प्रदान किए। 7 ने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी प्रदान किया, जो मातृवंश से प्राप्त होता है। इस प्रकार की जानकारी कई पीढ़ियों के गहन वंश और आवागमन का पता लगाने में सहायक होती है। डीएनए तैयार होने के बाद टीम ने इसकी तुलना 8300 से अधिक प्राचीन और आधुनिक जीनोम से की। इस विशाल डेटा सेट ने उन्हें यह समझने में मदद की कि पिक्टिश नमूने यूरोप के व्यापक इतिहास में कहां फिट बैठते हैं। प्रत्येक तुलना से नए सुराग मिलते गए। कुछ मिलानों से स्थानीय लौह युग समूहों के साथ दीर्घकालिक संबंध सामने आए। अन्य मिलानों से पता चला कि पिक्ट्स का संबंध आसपास के क्षेत्रों के लोगों से रहा होगा, न कि उन दूरस्थ स्थानों के लोगों से जिनका सुझाव प्राचीन लेखकों ने दिया था। इन आंकड़ों ने वैज्ञानिकों को पिक्ट्स की जड़ों का पहले से कहीं अधिक स्पष्ट मानचित्र तैयार करने में सक्षम बनाया। हालांकि यह प्रक्रिया आसान नहीं थी। हर कदम पर धैर्य की आवश्यकता थी, लेकिन परिणाम प्रतीक्षा के लायक थे। पहली बार पिक्ट्स केवल पुरानी कहानियों के पात्र या उत्कीर्ण पत्थर बनकर नहीं रह गए थे। अब उनके पास एक वास्तविक आनुवंशिक प्रोफाइल थी। इस महत्वपूर्ण खोज ने नए अध्ययनों और नए सवालों के द्वार खोल दिए। इसने यह भी साबित कर दिया कि कठोर मिट्टी और टूटी हड्डियों वाले स्थानों में भी
आधुनिक विज्ञान अतीत की आवाजों को बाहर निकाल सकता है। यही वह क्षण था जब पिक्टस एक रहस्य से कहीं अधिक बन गए। वे ऐसे लोग बन गए जिनका हम अंततः विस्तार से अध्ययन कर सकते थे, अनुमानों या किंवदंतियों के माध्यम से नहीं, बल्कि सबसे पुराने प्रमाण, उनके अपने डीएनए के माध्यम से। यह पहला बड़ा खुलासा था। जब डीएनए के नतीजे सामने आए तो सबसे बड़ा झटका हमें इस बात से लगा कि पिक्ट्स यहीं के रहने वाले थे। वे सिथिया, थ्रेस या किसी दूर देश से नहीं आए थे जिनके बारे में लेखकों ने कभी बात की थी। उनकी जड़ें ब्रिटेन में ही थीं, और वे जड़ें बहुत गहरी थीं। इस खोज ने पूरी कहानी को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि यह 1000 से अधिक वर्षों के अनुमानों के विपरीत थी। वैज्ञानिकों ने नए जीनोम की तुलना ब्रिटेन भर से प्राप्त लौह युग के कई नमूनों से की। मिलान काफी मजबूत था। पिक्टिश डीएनए का मिलान उन प्राचीन समूहों के डीएनए से हूबहू हो गया जो रोम के आगमन से बहुत पहले ब्रिटेन में रहते थे। यह संबंध इतना स्पष्ट था कि टीम को प्रागैतिहासिक काल से लेकर प्रारंभिक मध्ययुगीन काल तक एक सीधी रेखा दिखाई दी। इसका अर्थ यह था कि पिक्ट्स अचानक किसी दूर स्थान से नहीं आए थे। वे उन लोगों के वंशज थे जो हजारों वर्षों से उस भूमि पर निवास कर रहे थे। वे द्वीपों के लंबे इतिहास का हिस्सा थे। इस अध्ययन से पहले कई लोगों का मानना था कि पिक्ट्स बाहरी लोग हो सकते हैं जो अचानक आए हों या किसी भूली हुई प्रवास यात्रा से आए हों। यह विचार इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि यह नाटकीय लगता था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह रोमनों को पिक्ट्स के असामान्य रूप और उनके प्रतीकों को समझने में कठिनाई का कारण भी समझाता है। लेकिन डीएनए ने इनमें से किसी भी पुराने विचार का समर्थन नहीं किया। पिक्ट्स जनजाति के गठन के समय स्कॉटलैंड में किसी बड़े विदेशी समूह के प्रवेश का कोई संकेत नहीं था। पूर्व से, काला सागर क्षेत्र से या दक्षिणी यूरोप से भी कोई आनुवंशिक संकेत नहीं मिला। सुदूर उत्तर से भी कुछ नहीं मिला। सभी सुराग एक ही जगह की ओर इशारा कर रहे थे, स्कॉटलैंड की ओर। इस खोज ने रहस्य के एक बड़े हिस्से को सुलझा दिया। यदि पिक्ट्स बाहर से नहीं आए थे, तो उनकी संस्कृति स्कॉटलैंड के भीतर ही विकसित हुई होगी। उनकी शैली, प्रतीक, जीवन शैली और उनके प्रारंभिक राज्य उस भूमि से आकारित हुए थे जिस पर वे रहते थे, न कि किसी अज्ञात मातृभूमि से जो दूर थी। इससे उनकी संस्कृति समृद्ध हुई, न कि सीमित हुई। इससे पता चलता है कि प्रारंभिक स्कॉटलैंड रचनात्मक, सक्रिय और अपने विचारों से परिपूर्ण था। विदेशी होने की धारणा के टूटने से पिक्ट्स को देखने का नजरिया भी पूरी तरह बदल गया। लंबे समय तक उन्हें अजीब बाहरी लोगों के रूप में चित्रित किया जाता रहा, जो किसी तरह प्रकट हुए, जमकर लड़े और फिर गायब हो गए। लेकिन जब डीएनए ने साबित कर दिया कि वे मूल निवासी थे, तो उनकी कहानी अधिक ठोस हो गई। वे स्कॉटलैंड में आकर बसी कोई रहस्यमयी जनजाति नहीं थे। वे उन्हीं लोगों की अगली पीढ़ी थे जो लौह युग से इस भूमि पर निवास करते आ रहे थे। उनकी कला और प्रतीक उस लंबी कड़ी का हिस्सा थे। योद्धा के रूप में उनकी शक्ति संभवतः अपनी भूमि के गहन ज्ञान से उत्पन्न हुई थी। उनकी पहचान उनके पैरों के नीचे की मिट्टी से बनी थी। इस सच्चाई ने इस विचार को और भी बल दिया कि पिक्ट्स स्थानीय परंपराओं से प्रभावित थे जो सदियों से धीरे धीरे बदलती रहीं। उनकी संस्कृति किसी विदेशी समूह से प्रेरित होकर रातों रात नहीं आई थी। यह एक स्वदेशी व्यवस्था थी जिसे विकसित होने में समय लगा। उनके द्वारा तराशे गए पत्थर, मृतकों को दफनाने का तरीका और उनके द्वारा स्थापित प्रारंभिक राज्य, ये सभी स्कॉटलैंड के भीतर के एक लंबे इतिहास से उपजे थे। यह कई इमारतों में पाया गया, संभवतः हॉल जैसी इमारतों में, जो पिक्टिश वास्तुकला में बहुत कम देखने को मिलती हैं। एक तरह से इस खोज ने पिक्ट्स को कम दूरस्थ बना दिया। वे दुनिया के किसी दूर कोने से आए भूत नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो लिखित इतिहास से बहुत पहले रहने वाले अन्य लोगों की तरह ही
प्राचीन वंश को आगे बढ़ा रहे थे। एक ऐसा आनुवंशिक बेमेल जो समझ से परे है। जब डीएनए परिणामों की तुलना आधुनिक लोगों से की गई तो शोधकर्ताओं को एक स्पष्ट परिणाम की उम्मीद थी। उनका मानना था कि प्राचीन पिक्सेट्स से सबसे करीबी मेल खाने वाले लोग आज पूर्वी स्कॉटलैंड में रहने वाले लोग होंगे। वह क्षेत्र प्राचीन पिक्टिश जगत का केंद्र था। वहां उनके राज्य, पत्थर के अवशेष और उनकी कई प्राचीन कब्रें थीं। इसलिए यह स्वाभाविक प्रतीत होता था कि उसी क्षेत्र के आधुनिक लोग उनसे सबसे अधिक समानता रखते होंगे। लेकिन आंकड़ों ने कुछ ऐसा दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे करीबी आधुनिक समानताएं पश्चिमी स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और यहां तक कि उत्तरी इंग्लैंड के नॉर्थम्ब्रिया के कुछ हिस्सों में पाई गईं। इससे शोधकर्ताओं को रुककर दोबारा जांच करनी पड़ी, क्योंकि यह एक गलती लग रही थी। प्राचीन पिक्टिश क्षेत्रों से इतनी दूर सबसे मजबूत संबंध कैसे दिखाई दे सकते हैं, जबकि पूर्व के लोगों में इतनी समानता नहीं दिखती। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों को पिक्टिश काल के बाद की घटनाओं का अध्ययन करना पड़ा। पूर्वी स्कॉटलैंड में जनसंख्या में कई बड़े बदलाव हुए। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान एंग्लो सैक्सन समूह पूर्वी भाग में आकर बस गए। ये समूह वहां पहले से मौजूद लोगों के साथ घुल मिल गए और धीरे धीरे इस क्षेत्र की आनुवंशिक संरचना को बदल दिया। बाद में वाइकिंग युग ने एक और बड़ा बदलाव लाया। बड़ी संख्या में नॉर्स निवासी उत्तरी और पूर्वी तटों पर आकर बस गए। कुछ लोग पीढ़ियों तक वहीं रहे और उनके आगमन से नई आनुवंशिक शाखाएं उत्पन्न हुईं, जो स्थानीय आबादी के साथ गहराई से घुल मिल गईं। समय के साथ वाइकिंग कब्रों से प्राचीन डीएनए के माध्यम से मानव इतिहास का पता चला। दुनिया में मानव इतिहास, हम आज जैसे हैं वैसे कैसे बने, इन दो बदलावों ने पूर्व की संरचना को बदल दिया। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में मूल आनुवंशिक संकेत कमजोर हो गया। इसे मिटाया तो नहीं गया, लेकिन यह इतनी नई परतों के साथ मिल गया कि अब यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता था। इससे आधुनिक पूर्वी स्कॉट्स के लिए प्राचीन पिक्ट्स से मजबूती से मेल खाना मुश्किल हो गया, भले ही पिक्ट्स ने कभी उस क्षेत्र के अधिकांश भाग पर शासन किया था। लेकिन पश्चिम में कहानी बिल्कुल अलग थी। पश्चिमी स्कॉटलैंड में एंग्लो सैक्सन या वाइकिंग्स की तरह बड़े पैमाने पर बस्तियां नहीं बसीं। यहां भी आवागमन और परिवर्तन हुए, लेकिन पूर्व की तुलना में यहां ऐसा व्यापक बदलाव नहीं हुआ। इसी वजह से पुरानी वंश परंपराएं कम व्यवधान के साथ जीवित रह सकीं। वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के लिए भी यही बात लागू होती है। इन क्षेत्रों ने कई प्राचीन परंपराओं को संरक्षित रखा, क्योंकि वे उसी तरह के बड़े पैमाने पर आगमन से प्रभावित नहीं हुए थे। नॉर्थम्ब्रिया ने भी कुछ प्रारंभिक वंशों को संरक्षित रखा जो प्राचीन ब्रिटिश आबादी से जुड़े हुए थे। जब पिक्टिश डीएनए की तुलना इन स्थानों से की गई तो मिलान और भी मजबूत पाया गया, क्योंकि प्राचीन संकेत अभी भी मौजूद थे। इसलिए रहस्य वास्तव में पिक्टिट्स के बारे में नहीं था। रहस्य इस बारे में था कि उनके चले जाने के बाद आसपास के क्षेत्रों का क्या हुआ। जिन स्थानों पर कभी पिक्ट्स का शासन था, वहां बड़े बदलाव हुए, जिससे पुराने आनुवंशिक पैटर्न कमजोर पड़ गए। जिन स्थानों पर पिक्ट्स का शासन कभी नहीं रहा, वहां संयोगवश वे पुराने पैटर्न संरक्षित रहे। यही कारण है कि प्राचीन पिक्ट्स के सबसे करीबी आधुनिक रिश्तेदार प्राचीन पिक्टिश मूल क्षेत्र से बहुत दूर पाए जाते हैं। अंततः यह विरोधाभास पूरी तरह से समझ में आया। पिक्टिश डीएनए वहीं सबसे अच्छी तरह से संरक्षित रहा जहां स्वयं पिक्टिश लोग नहीं रहे। इतिहास ने पूर्वी स्कॉटलैंड के लोगों को नया रूप दिया, जबकि पश्चिम ने अपने गहरे अतीत को संजोए रखा। और इसीलिए आज यह मुकाबला पूरी तरह उलटा नजर आ रहा है।
मातृवंशीय मिथक को सुलझाना। पिक्ट्स के बारे में सबसे लंबे समय तक प्रचलित सिद्धांतों में से एक यह दावा है कि उन्हें सत्ता मां के वंश से विरासत में मिलती थी। बेड़े की वजह से कई लोगों ने यह कहानी सुनी। अपने प्रारंभिक मध्ययुगीन लेखन में उन्होंने दावा किया कि पिक्टिश राजाओं का चुनाव महिला वंश के माध्यम से होता था। उन्होंने कहा कि यदि इस बात पर कोई संदेह होता कि शासक कौन होना चाहिए, तो पिक्ट लोग निर्णय लेने के लिए माता के परिवार को देखते थे। यह विचार जल्दी ही प्रचलित हो गया क्योंकि यह असामान्य था। इससे पिक्टट्स अपने पड़ोसियों से बहुत अलग दिखने लगे। सदियों तक विद्वानों ने इस विचार को दोहराया। कुछ लोगों ने तो राजाओं की सूचियों में अजीब और गरीब पैटर्न का हवाला देकर इसका समर्थन किया। कुछ राजाओं की सूचियां भ्रामक लग रही थीं, जिनमें नामों का क्रम सामान्य पिता पुत्र वंशानुक्रम से मेल नहीं खाता था। अभिलेखों में अंतराल होने के कारण यह कल्पना करना आसान था कि पिक्ट्स की कोई विशेष प्रणाली रही होगी। यह सिद्धांत इतना प्रचलित हो गया कि कई लोग इसे पिक्टिश समाज की प्रमुख विशेषताओं में से एक मानने लगे। लेकिन जब डीएनए का इसमें समावेश हुआ तो स्थिति बदल गई। लुंडिन लिंक्स के नए अध्ययन ने वैज्ञानिकों को वह जानकारी दी जो उनके पास पहले कभी नहीं थी। इससे प्रारंभिक पिक्टिश व्यक्तियों की वास्तविक आनुवंशिक जानकारी प्राप्त हुई। टीम ने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का अध्ययन किया, जो केवल माताओं से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार का डीएनए कई पीढ़ियों तक महिला वंश का पता लगाने में सहायक होता है। हाँ, और फिर यहां बिल्कुल नीचे घनी सामग्री की एक परत है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक जालीदार संरचना है। यदि पिक्टट्स में मातृवंशीय व्यवस्था थी या यहां तक कि एक मजबूत मातृस्थानीय परंपरा थी, तो हम महिला वंश में उन विचारों से मेल खाने वाले पैटर्न देखने की उम्मीद करेंगे। परिणामों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखा। वास्तव में वे इसके विपरीत संकेत दे रहे थे। लुंडिन लिंक्स के 7 व्यक्तियों के मात्र डीएनए का परीक्षण किया गया। समुदाय में फैली एक साझा वंशावली खोजने के बजाय वैज्ञानिकों ने पाया कि प्रत्येक व्यक्ति की मातृ वंशावली पूरी तरह से अलग थी। 7 लोग, 7 अलग अलग महिला वंशावलियां। इस समूह में किसी साझा मातृवंश का कोई संकेत नहीं था। न ही इस बात का कोई प्रमाण था कि महिलाएं पीढ़ियों से एक ही स्थान पर रह रही थीं। महिला वंश में उच्च विविधता का आमतौर पर अर्थ होता है कि महिलाएं विभिन्न पृष्ठभूमियों से समुदाय में आई थीं। यह मातृवंशीय प्रणाली के बिल्कुल विपरीत है। यदि पिक्टस वास्तव में मातृवंशीय उत्तराधिकार का पालन करते, तो हम मात्र डीएनए के अधिक सघन समूह की अपेक्षा करते। हम कम से कम कुछ मेल खाने वाली वंश परंपराओं की अपेक्षा करते। लेकिन अध्ययन से पता चला कि इन लोगों की मातृवंशीय पृष्ठभूमि बहुत मिश्रित थी। इससे यह संभावना बहुत कम हो जाती है कि पिक्ट्स मातृवंशीय थे या यहां तक कि प्रबल रूप से मातृस्थानीय थे। तो फिर बेड़े की कहानी इतनी दूर तक क्यों फैली और बाद के विद्वानों ने राजाओं की सूचियों को इसका समर्थन करने वाला क्यों माना? इसका उत्तर शायद आनुवंशिकी में नहीं, बल्कि राजनीति में निहित है। प्रारंभिक मध्ययुगीन राज्यों में अक्सर विवाह का उपयोग पड़ोसियों के साथ संबंध बनाने, विवादों को सुलझाने या भूमि पर अपने दावे को मजबूत करने के लिए किया जाता था। इस प्रक्रिया में शक्तिशाली महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शासक परिवारों के बीच विवाह से पुरुष का सत्ता पर दावा और मजबूत हो सकता था। कुछ कालखंडों में किसी राजा का उदय इसलिए हो सकता था क्योंकि उसने एक उपयुक्त परिवार में विवाह किया था। इससे ऐसा प्रतीत हो सकता था कि मातृ पक्ष का महत्व अधिक था। समय के साथ इन राजनीतिक परिवर्तनों को औपचारिक नियम के रूप में गलत समझा जाने लगा होगा। एक और समस्या यह है कि राजाओं की सूचियां स्वयं अव्यवस्थित हैं। इन्हें घटनाओं के घटित होने के बहुत बाद लिखा गया था। इनमें किंवदंती और तथ्य
आपस में मिले हुए हैं और अक्सर सत्ता परिवर्तन के प्रत्येक कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। यदि कोई राजा विवाह के माध्यम से सत्ता में आया तो सूची में उस व्यक्ति का नाम तो दर्ज हो सकता था, लेकिन इसके पीछे के राजनीतिक समझौते का विवरण नहीं दिया जाता था। इससे एक अजीब सी तस्वीर सामने आती है, लेकिन यह विचित्रता मात्र सत्तात्मक व्यवस्था को साबित नहीं करती। यह केवल यह दर्शाती है कि प्रारंभिक राजनीति जटिल थी। डीएनए के प्रमाण स्पष्ट हैं। पिक्ट्स में सत्ता का हस्तांतरण मातृवंश के माध्यम से नहीं होता था। उनका समाज बेड़े द्वारा वर्णित प्रणाली का पालन नहीं करता था। यह धारणा सदियों तक दोहराई जाने के कारण कायम रही, न कि इसलिए कि यह सच थी। प्राचीन डीएनए की बदौलत पिक्टिश भाषा से जुड़े सबसे बड़े मिथकों में से एक का अंततः समाधान हो गया है। डीएनए पिक्टिश भाषा के बारे में क्या खुलासा करता है? प्रारंभिक ब्रिटेन की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक पिक्टिश भाषा है। कोई भी विस्तृत लेख नहीं बचा है। इस विषय पर कोई पुस्तकें, पत्र या कविताएं भी नहीं लिखी गई हैं। हमारे पास केवल स्थानों के नाम, कुछ संक्षिप्त शिलालेख और पत्थरों पर छोड़े गए संकेत ही हैं, क्योंकि यह भाषा लगभग पूरी तरह लुप्त हो गई थी। यह पिक्टिश प्रतीक पत्थर का एक उत्कृष्ट नमूना है। पत्थर की सतह प्राकृतिक है। इस विषय पर 100 वर्षों से अधिक समय तक बहस चलती रही। कुछ लोगों का मानना था कि यह सेल्टिक संस्कृति का हिस्सा है। कुछ का कहना था कि यह इंडो यूरोपीय परिवार का हिस्सा भी नहीं है। कुछ लोगों का मानना था कि इसका संबंध ब्रायथोनिक शाखा से हो सकता है, जो बाद में वेल्श बन गई। डीएनए अध्ययन से पहले अधिकांश तर्क कमजोर सुरागों पर आधारित थे। विद्वानों ने ऐसे पत्थरों की ओर इशारा किया जिन पर ऐसे प्रतीक बने थे जो ब्रिटेन में कहीं और नहीं पाए जाते थे। उनका मानना था कि ये प्रतीक किसी गैर इंडो यूरोपीय भाषा को दर्शाते हैं। वहीं कुछ अन्य लोगों ने प्राचीन पिक्टिश क्षेत्रों के स्थानों के नामों को देखकर कहा कि वे ब्रायथोनिक नामों से मिलते जुलते हैं। फिर भी सबूत अपर्याप्त थे। लिखित वाक्यों के अभाव में कोई भी पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकता था। हर अनुमान के समर्थक थे और हर सिद्धांत दशकों तक कायम रहा। यहीं से आनुवंशिकी ने मदद करना शुरू किया। डीएनए हमें यह नहीं बता सकता कि कोई भाषा कैसी सुनाई देती थी। यह हमें शब्द या व्याकरण नहीं दे सकता, लेकिन यह हमें यह बता सकता है कि प्राचीन लोग किससे संबंधित थे। और जब कोई समुदाय गहरे वंश के माध्यम से किसी अन्य समूह से मजबूती से जुड़ा होता है, तो उनकी भाषाओं की जड़ें अक्सर एक ही होती हैं। यह कोई नियम नहीं है, बल्कि प्रारंभिक यूरोप में बार बार देखने को मिलने वाला एक पैटर्न है। जब नए अध्ययन में पिक्टिश डीएनए का मानचित्रण किया गया तो परिणाम स्पष्ट थे। प्राचीन पिक्ट्स लौह युग के ब्रितानियों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। उनके सबसे करीबी संबंध सुदूर उत्तर या सुदूर पूर्व के लोगों से नहीं थे। उनकी वंशावली उन समूहों की वंशावली से मिलती जुलती थी जो पिक्टिश युग से बहुत पहले ब्रिटेन में प्रारंभिक सेल्टिक भाषाएं बोलते थे। इस खोज से यह सिद्ध नहीं हुआ कि पिक्टिश भाषा सेल्टिक थी, लेकिन इसने सेल्टिक सिद्धांत को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आनुवंशिक संबंध ब्रायथोनिक भाषा बोलने वाले समूहों के साथ सबसे अधिक घनिष्ठ था। ब्रायथोनिक बाद में वेल्श, कम्ब्रिक और कॉर्निश भाषाओं में विभाजित हो गई। ये भाषाएं लौह युग के दौरान ब्रिटेन के पश्चिम और उत्तर से आई थीं। पिक्ट्स अन्य सभी आबादी की तुलना में उन आबादी से कहीं अधिक मेल खाते थे। इससे पिक्टिश वंश और ब्रायथोनिक भाषाएं बोलने वाले लोगों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित हुआ। इसने इस विचार को बल दिया कि पिक्टिश कोई अपवाद नहीं था, बल्कि एक ही परिवार की एक और शाखा थी। पुरातत्व भी इस तथ्य का समर्थन करता है।
कुछ पिक्टिश पत्थरों पर ओघम शिलालेख पाए गए हैं। ओघम का प्रयोग प्रारंभिक आयरिश और प्रारंभिक वेल्श क्षेत्रों में किया जाता था। इनमें से कई शिलालेखों में ऐसे नाम मिलते हैं जो सेल्टिक भाषा से मिलते जुलते हैं। इन्हें पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन इनके कुछ अंश अन्य सेल्टिक भाषाओं में पाए जाने वाले पैटर्न से मेल खाते हैं। यह ब्रायथॉनिक सिद्धांत को एक और मजबूती प्रदान करता है। सांस्कृतिक संबंध भी मौजूद थे। पिक्टट्स कई मामलों में ब्रिटोनिक भाषा बोलने वाले समूहों से समानता रखते थे। उनकी कला, दफनाने की शैली और समाज के कुछ पहलू ब्रिटेन के बाहर के किसी भी समूह की तुलना में पश्चिम में स्थित उनके पड़ोसियों से कहीं अधिक मिलते जुलते थे। जब भाषाएं समान संस्कृतियों के साथ घनिष्ठ संपर्क में विकसित होती हैं, तो उनके आपस में संबंधित होने की संभावना बढ़ जाती है। डीएनए हर विवरण का पता नहीं लगा सकता। यह हमें पिक्टिश भाषा की ध्वनि के बारे में नहीं बता सकता। यह हमें यह नहीं बता सकता कि वाक्य कैसे बने या पानी या आग जैसी सरल चीजों के लिए क्या शब्द थे। यह व्याकरण या अर्थ का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन यह जो कर सकता है वह है मार्ग प्रशस्त करना। यह उन धारणाओं को खारिज कर सकता है जो वंश से मेल नहीं खाती, और इस मामले में डीएनए परिणामों ने गैर इंडो यूरोपीय सिद्धांत को बेहद असंभव बना दिया। उन्होंने इस विचार को भी नकार दिया कि पिक्टिश भाषा किसी दूर दराज के समूह से आई थी जिसकी भाषा लुप्त हो गई थी। डीएनए से पता चला कि पिक्ट्स बाहरी नहीं थे। वे प्राचीन ब्रितानियों की लंबी वंशावली का हिस्सा थे, और इसका अर्थ है कि उनकी भाषा लगभग निश्चित रूप से ब्रिटोनिक सेल्टिक परिवार से संबंधित थी। इससे पिक्टिश भाषा प्राचीन वेल्श, कुम्ब्रिक की लुप्त भाषा और कॉर्निश के प्रारंभिक रूप के साथ जुड़ जाती है। यह बहस एक सदी से भी अधिक समय तक चली, लेकिन अंततः आनुवंशिकी ने इसे एक ठोस रूप दिया। डीएनए अध्ययनों ने अब तक पिक्ट्स के बारे में कई सवालों और अटकलों के जवाब दिए हैं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अभी भी अनसुलझा है। पिक्ट्स का वास्तव में क्या हुआ? उनके विलुप्त होने का रहस्य क्या है? लंबे समय तक लोगों का मानना था कि पिक्ट्स 9वीं शताब्दी में विलुप्त हो गए थे। इस समय के बाद तो पिक्ट्स का नाम ही लिखित अभिलेखों से लगभग गायब हो गया, जिससे बाद के कथाकारों के लिए किसी नाटकीय घटना की कहानी गढ़ना आसान हो गया। कुछ लोगों ने तो यहां तक सुझाव दिया कि किसी बाहरी शक्ति ने उन्हें नष्ट कर दिया या उन्हें उनकी मातृभूमि से बेदखल कर दिया। जब आप सबूतों पर गौर से नजर डालते हैं तो पता चलता है कि असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कहानी कहीं अधिक सामान्य और मानवीय है। 9वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी ब्रिटेन में एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ। डलरियट्टा के स्कॉट्स के राजा केनेथ मैकल्पिन गेल्स और पिक्ट्स दोनों के शासक बन गए। यह घटना बाद में किंवदंती बन गई, विशेष रूप से स्कोन के राजद्रोह के नाम से प्रसिद्ध कहानी में। इस कहानी के अनुसार मैकल्पिन ने पिक्टिश नेताओं को एक भोज में आमंत्रित किया और सत्ता हथियाने के लिए उनकी हत्या कर दी। यह एक ऐसी कहानी है जो नाटकीय और सरल होने के कारण आसानी से फैल जाती है, लेकिन उस काल का अध्ययन करने वाले इतिहासकारों को ऐसी किसी घटना का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता। यह कहानी सदियों बाद 9वीं शताब्दी में रहने वाले लोगों के चले जाने के बहुत बाद पहली बार सामने आती है। अधिकांश शोधकर्ता इस बात से सहमत हैं कि यह एक किंवदंती है जिसे अधूरी लिखित अभिलेखों की कमी को पूरा करने के लिए गढ़ा गया था, लेकिन पुरातत्व से जो कुछ हुआ था उसकी कहीं अधिक स्पष्ट तस्वीर मिलती है। पूर्व पिक्टिश क्षेत्रों में हुई खुदाई में बड़े पैमाने पर विनाश या बस्तियों के स्वरूप में आंचटी काय बदलाव के कोई संकेत नहीं मिलते। वे इमारतें बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रहे हैं और उस सामग्री को कहीं और ले जा रहे हैं। जली हुई संरचनाओं की कोई परत नहीं मिली है, न ही स्थानीय समुदायों का कोई प्रतिस्थापन हुआ है।
और न ही इस बात का कोई संकेत है कि लोगों के बड़े समूहों को जबरन विस्थापित किया गया था। इसके विपरीत इमारतें, खेत और दफनाने की प्रथाएं निरंतर बनी रहती हैं। लोग पीढ़ियों तक एक ही जगह पर रहते रहे, यहां तक कि ग्रंथों में पिक्ट नाम का उल्लेख बंद हो जाने के बाद भी। आनुवंशिक शोध इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। पिक्टिश और गैलिक दोनों क्षेत्रों में प्रारंभिक मध्ययुगीन कंकालों से प्राप्त डीएनए में जनसंख्या प्रतिस्थापन का कोई संकेत नहीं मिलता है। पिक्टर्स और गेल्स को स्पष्ट रूप से अलग करने वाला कोई आनुवंशिक मार्कर नहीं है। पिछले दशक के अध्ययनों ने पुष्टि की है कि ये समूह उत्तरी ब्रिटेन की एक ही व्यापक आबादी का हिस्सा थे। इसका अर्थ है कि न तो कोई नरसंहार हुआ और न ही कोई आक्रमण हुआ जिसने एक समूह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उसकी जगह दूसरे समूह को बसा दिया। वे लोग कहीं नहीं गए। उनके वंशज आज भी स्कॉटलैंड में रहते हैं, तो फिर यह नाम क्यों लुप्त हो गया? इसका सबसे सटीक कारण राजनीतिक परिवर्तन है। जब मैकल्पिन और उनके उत्तराधिकारियों ने अल्बा नामक नए राज्य की स्थापना की, तो उन्होंने गैलिक परंपराओं के अनुसार शासन किया, न कि पिक्टिश परंपराओं के अनुसार। गैलिक भाषा सत्ता, कानून और चर्च के प्रभाव की भाषा बन गई। जैसे जैसे यह संस्कृति आगे बढ़ी, लोगों ने धीरे धीरे इसकी भाषा और रीति रिवाजों को अपना लिया। समय के साथ पिक्ट शब्द का प्रयोग बंद हो गया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वे लोग अचानक गायब हो गए, बल्कि इसलिए हुआ कि उनके आसपास की राजनीतिक दुनिया अब एक अलग भाषा बोलती थी और एक अलग पहचान का पालन करती थी। सच्चाई सीधी सादी है। पिक्ट्स न तो लुप्त हुए और न ही उनका अंत नाटकीय ढंग से हुआ। वे एक नए राज्य का हिस्सा बन गए और उनके वंशज स्कॉट्स कहलाए। नाम भले ही बदल गया हो, लेकिन लोग वही रहे। पिक्ट्स के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या उनकी असली पहचान उजागर होने से हमें अतीत के सभी मिथकों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा? और अगर डीएनए से इतिहास को फिर से लिखा जा सकता है, तो हमें जो कुछ भी बताया गया है वह कितना विश्वसनीय है? अपने जवाब नीचे कमेंट में दें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया स्क्रीन पर अगले वीडियो पर क्लिक करें।